हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 जिसका सब्जेक्ट कोड BP301T है, जो कि बेस्ड है AKTU बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 के सिलेबस पर। इसका 15 लेक्चर्स मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। प्रीवियस लेक्चर्स 1 से 10 तक आप लोगों ने बेंजीन के बारे में यूनिट 1 का लेक्चर्स मैंने अपलोड किया हुआ है, जो आप लोग पहले देख चुके हो। अगर नहीं देखा है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पर जा कर के उन लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हो। और जो 11th से हमने यूनिट 2 स्टार्ट की, जिसमें हम लोगों ने 11 लेक्चर्स में फिनॉल की नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने स्टडी की। लेक्चर 12 में हमने फिनॉल की एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स के बारे में स्टडी की। लेक्चर 13 में हमने इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, और लेक्चर 4 में भी इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी के बारे में स्टडी की। इसमें आपका फिनॉल में एक और टॉपिक आपके सिलेबस में है, जो आप लोगों को स्टडी करना है, जिसकी बात हम इस लेक्चर्स में करेंगे। एक तो फिनॉल के क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में हमें स्टडी करनी है, और दूसरा कुछ स्पेशल जो फिनॉल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स और यूज़ के बारे में पढ़ना है। और जनरली हमने देखा है एग्जाम्स में क्वालिटेटिव टेस्ट और स्ट्रक्चर्स और यूज़ पूछे भी गए हैं, इसलिए आप लोग इस पर स्पेशली ध्यान दें। तो पहले हम क्वालिटेटिव टेस्ट की बात कर लेते हैं फिनॉल का। तो जो पहला और सिंपल टेस्ट है फिनॉल का पता लगाने के लिए, उसमें हम 2 रिएक्शन कराते हैं। एक रिएक्शन है NaOH के साथ में कराते हैं, और जो सेकंड रिएक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कराते हैं। सॉल्युबल इन NaOH सोल्यूशन बट इनसॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन। अगर हम क्या करते हैं, फिनॉल कोई लेते हैं और उसको NaOH सोल्यूशन में डालते हैं तो वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है उसमें, और अगर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट में डालेंगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग फिनॉल जो है, जैसे पिक्रिक एसिड है, इसको अवॉइड करेंगे। पिक्रिक एसिड दोनों में सॉल्युबल हो जाता है, NaOH में भी और सोडियम बाइकार्बोनेट में। जो वीक फिनॉल्स हैं वो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या होता है, क्यों डिज़ोल्व हो जाता है फिनॉल आपका NaOH में? ये पीछे भी रिएक्शन आप पढ़ के आए हो। फिनॉल जब सोडियम NaOH के साथ में रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके सोडियम फिनोलेट बना लेता है, जो वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं, जो फिनॉल है सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए ये जो है वाटर में इनसॉल्युबल रहता है। क्यों रिएक्शन नहीं करता है? क्योंकि दोनों वीक हैं। फिनॉल वीक एसिड का काम करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट वीक बेस का काम करता है, जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, तो पहला टेस्ट ये हो गया है कि जो फिनॉल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट सोडियम बाइकार्बोनेट में डिज़ोल्व नहीं होते। दूसरा जो हम टेस्ट करते हैं इसके लिए, वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 1 या 2 ड्रॉप्स 1% एक्वस फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन लेते हैं, एक्वस फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन लेते हैं, और एडेड टू एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के एक्वस सोल्यूशन में इसको हम लोग ऐड करते हैं। इससे जो डिफरेंट टाइप के फिनॉल हैं, अलग अलग तरह के कलर दे सकते हैं। कोई फिनॉल आपका रेड कलर देगा, कोई ब्लू दे सकता है, कोई ग्रीन दे सकता है, और कोई पर्पल कलर का प्रेसिपिटेट दे सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कौन सा फिनॉल ले रहे हो आप, सिंपल फिनॉल ले रहे हो आप, या फिर क्रिस्टॉल ले रहे हो, या रिसोर्सिनॉल ले रहे हो। तो इनके डिफरेंट बढ़िया से बहुत अच्छे कलर्स आते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट करने पर यहाँ पर। तो क्या होता है देख लेते हैं। जब फिनॉल कोई होता है, फेरिक क्लोराइड जैसे इसमें ऐड किया जाता है, तो जैसे Na सॉल्ट बना रहता है सोडियम फिनोलेट, वैसे ही यहाँ पे फेरिक फिनोलेट बनता है, जिसमें एक जो Fe है, तीनों Cl को यहाँ पे रिप्लेस करके ऐड हो जाता है। 3 फिनॉल के मॉलिक्यूल ऐड हो करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। यही कलर कॉम्प्लेक्स है जो डिफरेंट कलर का कलर शो करता है। तो यह है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तीसरे वाला टेस्ट की बात करें तो इसकी डिस्कवरी लिबरमैन ने की थी, तो उनके नाम पर इसका नाम लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट रखा गया है। इसमें हम लोग सोडियम नाइट्रेट यूज़ करते हैं, और यहाँ पे 1 पिंच आप सोडियम नाइट्रेट NaNO3 लेंगे, और इसमें क्या करेंगे 0.2 ml फिनॉल ऐड कर देते हैं।
फिर इसके बाद में सेकंड स्टेप में इसको हम लोग हीट करते हैं, हीट द सॉल्यूशन। फिर उसके बाद में थोड़ा सा इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप वाइज डालते हैं। ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 आपका थोड़ा सा हैंडलिंग आसानी से करनी चाहिए क्योंकि बहुत ही डेंजरस होता है। इसको ड्रॉप वाइज डालते हैं और फिर उसके बाद में जब H2SO4 डालेंगे कोई ड्रॉप, फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, NaOH ऐड करते हैं। तो दो चीज़ें हैं, पहले आपका NaNO3 फिनॉल आपस में ऐड किया जाएगा, उसको हीट किया जाएगा, हीट करने के बाद उसमें ड्रॉप वाइज कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड किया जाएगा, फिर बाद में NaOH इसमें ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे दो कलर आएंगे, जब H2SO4 डालोगे तो रेड कलर ऑब्टेंड होगा, ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर आता है। और फिर जैसे ही बाद में NaOH इसमें ऐड करोगे तो कलर पहले ब्लू चेंज होगा और बाद में फिर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपका एल्कलीन मीडियम में ऐसा कलर है। क्या होता है, एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो फिनॉल लिया हुआ है, फिनॉल को हम NaNO3 के साथ में हीट करेंगे, फिनाल NaNO3 के साथ में हीट करेंगे पहला स्टेप, फिर आपका H2SO4 ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, दो फिनॉल के मॉलिक्यूल NaNO2 का जो नाइट्रोजन होता है उसके साथ में पैरा पोजीशन पर बॉन्डिंग करते हैं। इसकी जो पैरा पोजीशन होती है वहाँ पे रिएक्शन होती है दो फिनॉल के साथ में। ठीक है, तो आपका ये इंडोफिनॉल बन जाता है जिसमें एक तरफ OH ग्रुप है और दूसरी तरफ क्यूनोन ग्रुप आ जाता है, कीटोन ग्रुप आपका होता है, इंडोफिनॉल बन जाता है। तो ये आपका कब होगा, जब एसिडिक मीडियम मेंटेन रहेगी, H2SO4 ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, तो ये आपका रेड कलर का आएगा और ये आपका एसिडिक मीडियम वाली कंडीशन में। जैसे ही हम इसमें NaOH डालेंगे तो क्या होता है, फिनॉल का जो ये वाला H होता है ये रिमूव्ड हो जाता है, ये H बाहर निकल जाता है और H बाहर निकलने से रिजोनेंस के थ्रू, यहाँ पे रिजोनेंस होता है, रिजोनेंस से N के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। ये जब माइनस चार्ज निकलेगा तो ये H प्लस निकलने के बाद ऐसे आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ये बन जाते हैं ऐसे करके। ठीक, ये ऐसे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और फिर देख रहे हो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे डबल आ गया और फिर जहाँ पे डबल था वहाँ पे सिंगल और जहाँ पे सिंगल था वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। और इससे क्या होता है, जनरली N पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड और बन जाता है। जो N के लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है, क्वाटर्नरी बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। जिससे क्या होगा, क्वाटर्नरी बॉन्ड जब बन जाएगा ये क्वाटर्नरी सॉल्ट कहलाता है। इसको हम लोग इंडोफिनॉल आयन के फॉर्म में जानते हैं और ये बेसिक मीडियम में ऐसा होता है। ये आपका ग्रीन कलर का होगा या तो फिर ब्लू कलर का होगा, पहले ब्लू होता है और बाद में ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में। अब अगर उल्टा कर दें, इसमें फिर से हम H2SO4 ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दें तो फिर से ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिवर्सिबिलिटी ये मेंटेन रहती है यहाँ पे। तो लिबरलैंड नाइट्रोसो टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि ये फिनॉल्स है या फिर नहीं है। तो आपके 3 टेस्ट हो गए। एक टेस्ट और देख लेते हैं, एजो डाई टेस्ट। इसमें डाई बनती है, इसमें भी एक्वस NaNO2 यूज करेंगे और साथ में एक्वस NaNO2 सोल्यूशन रहेगा फिनॉल का और उसमें ऐड करेंगे एनिलीन। इस बार एनिलीन भी साथ में ऐड करनी है। फिर डाइल्यूट HCl ऐड किया जाता है, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में विद कूलिंग एंड आफ्टर एडिंग फिनॉल अ ब्राइट ऑरेंज सैफ्रॉन कलर precipitate is observed. Aqueous NaNO2, एनिलीन, डाइल्यूट HCl, फिर उसको कूल करेंगे। कूल करने के बाद जैसे उसमें फिनॉल ऐड करेंगे तो एक ब्राइट ऑरेंज सैफ्रॉन कलर डेवलप होगा। क्या होती है रिएक्शन देख लेते हैं। जनरली क्या होता है, इसमें फिनॉल क्या करता है, फिनॉल बना लेता है एनिलीन के साथ में बॉन्डिंग करता है। आपका NaNO2 से यहाँ पे रिएक्शन होती है, HCl आपका जुड़ता है और ये आपका यहाँ पे एजो कंपाउंड बन जाता है। एजो में 2 N होंगे यहाँ पे, ये आपका एजो कंपाउंड्स बनता है जो ऑरेंज कलर का होता है। ये जो
आपका जो कॉम्बिनेशन है N डबल बॉन्ड N का, इसको हम लोग एजो डाई कहते हैं। इससे बहुत ही ढेर सारी डाइज प्रिपेयर की जाती हैं जिनका यूज़ डिफरेंट पर्पस के लिए, कलरिंग के लिए किया जाता है। ढेर सारे आप देखते हो इसमें कलर आते हैं क्लॉथिंग करने के लिए या दूसरे कामों में प्रिंटिंग करने के लिए। तो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो एजो डाई से लिए जाते हैं। तो ये कलरिंग कंपाउंड की तरह यूज होता है और ये फिनॉल का टेस्ट भी है। तो फिनॉल की एनिलीन से रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl, और ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, और इस टेस्ट को हम लोग एजो डाई टेस्ट कहते हैं। तो ये थे कुछ टेस्ट इसके जो आप लोगों को पढ़ लें और याद करने। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जिनके हमें स्ट्रक्चर्स और इनके एप्लीकेशंस पढ़ लें। इसमें जो एक पहला आपका कंपाउंड है आपके कोर्स में वो है फिनॉल। फिनॉल के बारे में हम लोग डिटेल में पीछे पढ़ के आए, एप्लीकेशन नहीं पढ़े, तो कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल टू मेक प्लास्टिक्स, एक्सप्लोजिव एंड ड्रग्स। एक्सप्लोजिव, पिक्रिक एसिड और ड्रग एस्प्रिन बनाने में यूज किया जाता है। तो फिनॉल एक स्टार्टिंग मटेरियल की काम करता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में तो इसका बहुत ज़्यादा रोल्स रहता है, और कई सारे ड्रग्स बनाने में भी फिनॉल का स्टार्टिंग मटेरियल की तरह हम लोग यूज करते हैं। Substituted phenols are used in dye industries to make एजो डाइज। पीछे हमने एक डाई का एग्जांपल देखा कि डाई बन रही है फिनॉल की एनिलीन से रिएक्शन करा करके। इसीलिए अगर हम फिनॉल पर बेंजीन को सब्स्टिट्यूट कर दें, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें या कोई और दूसरे ग्रुप ऐड कर दें, हेलोजन यूज कर दें, तो उनके कलर चेंज हो जाते हैं और नई नई तरीके की डाइज बन जाती हैं। तो जनरली डाई बनाने में हम फिनॉल का यूज करते हैं। फिनॉलिक रेजिन्स आर यूज इन इलेक्ट्रिक स्विच एंड ऑटोमोबाइल। जनरली ये भी प्लास्टिक इंडस्ट्री का पॉइंट है। फिनॉल के रेजिन्स बनाए जाते हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रिक स्विचेस और ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ये आपका जो 12th का कोर्स है वहाँ पर ये अब इनके एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। एक कोई चैप्टर्स है एप्लीकेशंस वाला जिसमें बैकेलाइट एक्स्ट्रा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। वहाँ पे जाकर के इसको आप लोग चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। इट इज़ यूज इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सन स्क्रीन एंड हेयर कलरिंग सोल्यूशन। तो हेयर कलरिंग सोल्यूशन बनाने में और सन स्क्रीन लोशन बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन यूज हैं, और भी कई सारे यूज हो सकते हैं। तो इतने सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं क्रिसॉल के बारे में। मिथाइल फिनॉल्स को हम लोग क्रिसॉल कहते हैं, और क्रिसॉल है 3 आइसोमर्स। इसके 3 आइसोमर हैं, यानी कि 3 डिफरेंट कंपाउंड होंगे, आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। इसको हम लेक्चर 11th में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनके स्ट्रक्चर्स को। द मिक्सचर ऑफ ऑल 3 फॉर्म्स इज नोन एज ट्राइक्रिसॉल। तीनों का जो मिक्सचर्स होता है उसको हम लोग ट्राइक्रिसॉल के नाम से जानते हैं। क्रिसॉल्स आर प्रिकर्सर्स यूज्ड इन प्लास्टिक डाइज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इनका भी यूज प्लास्टिक इंडस्ट्री में डाइज बनाने में और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपाउंड बनाने में किया जाता है। पैराक्रिसॉल इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। इसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट बनाने में भी यूज करते हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलून, जिसको हम लोग BHT के नाम से जानते हैं। यहाँ पे तीनों फिनॉल्स के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। ये आपका आर्थोक्रिसॉल है, 2 मिथाइल बेंजेनॉल कह सकते हो इसको, और फिर उसके बाद में आपका मेटाक्रिसॉल है, और ये आपका इसमें देखो हमने एक डिफरेंट किया हुआ है जो 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें मैंने CH3 दिखाया हुआ है। CH3 को आप लोग Me भी लिख सकते हो, और या फिर बॉन्ड स्ट्रक्चर हो तो आप बिना बॉन्ड लगा करके भी छोड़ सकते हो। इसका भी मतलब जो है यहाँ पे आपका CH3 से ही रहता है, मगर जब हाइड्रोजन होगा तब लगाना अनिवार्य होगा। अगर मान लिया यहाँ पे हाइड्रोजन आपको लगाना होता है और आप नहीं लगाओगे तब फिर वो मिथाइल मान लिया जाएगा। ऐसे कोई बॉन्ड अगर लाइन खींच देते हो कहीं पर तो उसका जो कॉर्नर है वो मिथाइल माना जाता है। आप कई बार बहुत बड़ा गलती करते हो कि केवल बॉन्ड बना करके छोड़ देते हो हाइड्रोजन के लिए या किसी और फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो उसकी काउंटिंग एज अ मिथाइल होगी। ठीक है, तो क्रिसॉल के 3 आपके
आइसोमर्स होते हैं, ऑर्थोकिसॉल, मेटाकिसॉल और पैराकिसॉल। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है किसॉल्स कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो है रिसोर्सिनॉल, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन को हम लोग रिसोर्सिनॉल के नाम से जानते हैं। ये आप मेटा रिसोर्सिनॉल का डायग्राम है जिसमें देख रहे हो कि आपकी 1 पोजीशन पर और फिर आपकी 3 पोजीशन पर या फिर मेटा पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा होता है। इसको हम लोग रिसोर्सिनॉल के नाम से जानते हैं। इसके अगर यूज की बात की जाए तो इट इज़ अ कलरलेस नीडल शेप्ड कंपाउंड इजिली सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर। ये कलरलेस नीडल शेप का कंपाउंड होता है जो आसानी से पानी में या फिर अल्कोहल्स में या फिर ईथर में घुल जाता है। इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। इसको हम लोग जनरली एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट बनाने में यूज़ करते हैं। एक डिसइंफेक्टेंट और पढ़ाया था यूनिट 1 में, याद हो अगर, NH2Cl, वो भी डिसइंफेक्टेंट का काम कर रहा था। तो रिसोर्सिनॉल भी यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। इट इज़ यूज इन एक्ने ट्रीटमेंट। 1 या 2% कंसनट्रेटेड सोल्यूशन अगर रिसोर्सिनॉल का लिया गया है तो इसको हम लोग एक्ने ट्रीटमेंट में मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज एज एंटी डैंड्रफ एजेंट इन शैम्पू और इन सन स्किन लोशन। इसको हम लोग एंटी डैंड्रफ एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। तो इसको हम लोग शैम्पूज में या फिर सन स्किन लोशन में इसको मिलाते हैं। तो ये कुछ यूज थे रिसोर्सिनॉल के। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेप्थॉल्स। नेप्थॉल्स में जनरली हम 2 तरीके के नेप्थॉल्स पढ़ते हैं। एक अगर यहाँ पे 1 पोजीशन पर लगा हो, ये आपकी 1 पोजीशन है। 1 पोजीशन को हम लोग अल्फा पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। तो अल्फा पोजीशन पर अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तब इसको हम लोग अल्फा नेप्थॉल के नाम से जानते हैं। तो दिस इज एन अल्फा नेप्थॉल या फिर नेप्थलीन ऑन ऑल भी कह सकते हो। फिर अगर नंबरिंग जनरली इसमें यहीं से स्टार्ट होती है, 1 पोजीशन रहेगी और ये 2 पोजीशन रहेगी। अगर 2 पोजीशन पर अगर OH ग्रुप जुड़ता है तो नेप्थलीन 2 ऑल बनेगा। इसको हम लोग बीटा नेप्थॉल के नाम से जानते हैं क्योंकि ये 1 पोजीशन अल्फा पोजीशन कहलाती है और बी पोजीशन जो है आपकी बीटा पोजीशंस कहलाती है। ठीक है, तो दोनों पोजीशन पॉसिबल है। आप कहीं से भी जोड़ोगे, जितने भी कुल यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 4 4 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन में कहीं पर भी OH अगर जोड़ोगे तो या तो अल्फा नेप्थॉल बनेगा या फिर बीटा नेप्थॉल बनेगा। तो 4 पोजीशन अल्फा की होती है इसमें और जो आपकी 4 पोजीशन है वो बीटा की होती हैं। बीच में जो ज्वाइंट है वहाँ पे कुछ जुड़ नहीं सकता, इसलिए उसकी हम बात नहीं करेंगे 2 कार्बन की। चलो, तो नेप्थॉल के 2 आइसोमर हैं, अल्फा नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल। इसके अगर हम बात करें तो इट आर फ्लूरेसेंट वाइट कलरलेस कंपाउंड। वाइट कलरलेस कंपाउंड होते हैं जनरली। अगर एक प्रॉब्लम है, कई बार ये आपके ब्राउन कलर के, लाइट ब्राउन कलर के में हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत नेप्थॉल ऑक्सीडाइज हो जाए तो लाइट ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज अल्फा नेप्थॉल इज अ प्रिकर्सर टू अ वैरायटी ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। कई सारे जो इंसेक्टिसाइड्स के बनाए जाते हैं या कई सारी ड्रग्स बनाई जाती हैं उसमें अल्फा नेप्थॉल स्टार्टिंग कंपाउंड का काम करता है। तो ये प्रिकर्सर की तरह यूज होता है। तो आगे जब मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे पाओगे ये सारे कंपाउंड उनकी सिंथेसिस में स्टार्टिंग्स में यूज हो रहे हैं। इट इज ऑल्सो फॉर्म एजोडाइज। पीछे हमने डाई का एक एग्जाम्पल पढ़ा है टेस्टिंग में, क्वालिटेटिव टेस्टिंग में। तो नेप्थॉल्स में से भी आप एजोडाई बना सकते हो। सेम वैसे ही रिएक्शन होगी, जहाँ पर आप फिनॉल ले रहे थे वहाँ पे आप अल्फा नेप्थॉल या बीटा नेप्थॉल ले लोगे तो आपका एनिलीन के साथ में ये डाई बना लेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा फिनॉल्स के बारे में, हम लोग डिटेल्स में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएगा उसमें हम लोग एनिलीन के बारे में स्टडी करेंगे। एनिलीन का नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर्स और रिएक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, चलो भाई, आप लोग अच्छी तरह से पीछे जो चैप्टर्स हैं रिवाइज करो। अगर पीछे लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लो और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाले वीडियोज़ आपको समय से मिलते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।